देखिए, आर्मी चीफ किसी भी देश के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट लंच नहीं करते। मीटिंग ही नहीं करते। अमेरिका और ट्रंप चाहते हैं, हमेशा खुश होते हैं कि इन्हें कोई वन पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जिससे ये डील करें और वो जो ये कहें कर दे। एक स्ट्रॉन्ग लीडर निकला है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं। मुनीर ने क्या करा है? मुनीर ने अपनी मिलिट्री को तो कंट्रोल में करा है। इसके अलावा मुनीर ने अपने रिलीजियस क्रेडेंशियल्स बहुत बढ़ा लिए हैं। मुल्ला मुनीर, हाँ, मुल्ला मुनीर, और पाकिस्तान यही डील लेकर के, यही ऑफर लेकर के अमेरिका के पास गया है। तो अमेरिका और इजराइल का आइडिया ये है, प्लान ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए ईरान की बलूचिस्तान में अपने एजेंट घुसाए जाएं, भिजवाए जाएं। लेकिन असीम मुनीर का ये जो सो कॉल्ड लंच है, जिसकी बड़ी बातचीत हो रही पूरी दुनिया में, ये सीसीपी चाइना हजम कर लेगा इसे? ग्रेट क्वेश्चन। हाँ, नहीं, चाइना हजम करेगा। चाइना को थोड़ा हजम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिशियन तो किसी भी तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं। अव्वल भारत के पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेले, एक और खास एपिसोड लेकर आपके सामने। और पूरी दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आप सभी जानते हैं दर्शकों, जो सिचुएशन इस वक्त मिडल ईस्ट में है, जो सिचुएशन अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच है, और जो सिचुएशन इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के बीच है, इसको चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और इस चांस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार अमेरिका का रुख क्या है, अमेरिका किस ओर जाना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या है, डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम क्या कह रहा है, ईरान को लेकर अमेरिका की आगे की नीति क्या रहने वाली है, क्या अमेरिका 1979 के पहले वाला ईरान एक बार फिर से चाहता है, क्या इजराइल को टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे सैकड़ों सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, दुनिया में हैं, लोगों के जहन में हैं, हर तरफ हैं, फिजाओं में हैं। और इसका जवाब देने के लिए, या यूं कहिए कि इसका समाधान तलाशने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार रॉबिंद्र सचदेव सर हमारे साथ हैं। रॉबिंद्र सचदेव सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रील के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और नेशनल टीवी पर आपका बहुत वेलकम है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के बीच नज़दीकी क्यों बढ़ रही है? फर्स्टली बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी फॉर दिस पॉडकास्ट। आपका शो बहुत अच्छे जाते हैं आपके व्यूअर्स का। अमेरिका पाकिस्तान से नज़दीकी क्यों चाहता है? अव्वल, खास करके इस समय ईरान के मामले को लेके देखिए, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है करीब 1000 किलोमीटर का, बलूचिस्तान प्रोविंस में। अमेरिका, इजराइल ने ऑलरेडी ईरान के अंदर अपने एजेंट्स डाले में 1500 मोसाड के, जो ईरान के अंदर जो भी इन्होंने करा अभी तक सारा करते जा रहे हैं, वो इजरायली एजेंट्स हैं ईरान के अंदर। इजराइल ने ईरान के अंदर डबल एजेंट्स को कन्वर्ट कर लिया है, कुछ लोगों को खरीद लिया है, तभी तो इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ड्रोन से उसके एयर डिफेंस गिरा रहा है। अब इस बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट भी हो, कि ये जो रजीम है, इस्लामिक रजीम, ये जाए। ऑब्वियसली पहले वो न्यूक्लियर निकालना चाहते हैं, उसके साथ साथ रजीम भी। अब रजीम निकालने के लिए ईरान के अंदर बदलाव चाहिए होगा। ऑलरेडी ईरान के अंदर टेंशन्स हैं, इंसर्जेंसीज हैं। नॉर्थ में कुर्दिस्तान जो ईरान का है, और साउथ में जो ईरान का बलूचिस्तान है, वहां भी इंसर्जेंसी है। तो अमेरिका और इजराइल का आइडिया ये है, प्लान ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए ईरान की बलूचिस्तान में अपने एजेंट घुसाए जाएं, भिजवाए जाएं, असला भिजवाए जाएं, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स वगैरह भिजवाए जाएं, ताकि ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान वो इंडिपेंडेंस मांग रहा है, उसको और हॉर्स पावर मिले और वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करे रेजिम को। एक फैक्टर बढ़ जाएगा डिस्टेबलाइजेशन में। तो ऐसे में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है, और पाकिस्तान यही डील लेकर के, यही ऑफर लेकर के अमेरिका के पास गया है। पाकिस्तान अपना कार्ड खेल रहा है, ज्योग्राफी वाला कार्ड। अफगानिस्तान के केस में भी उसने यही करा। अमेरिका और नेटो को बोला, ठीक है, तुम्हें सोवियत यूनियन को निकालना है, उस समय जिहाद फैलाओ, जिहाद बनवाओ, मेरे यहाँ से भेजो, जो भी करना है, पैसा और आतंकी तो पैसा कमाओ। सेम फॉर्मूला अब वो बलूचिस्तान का लेकर के पहुंचा है। पाकिस्तान के लीडर्स तो कह रहे हैं कि जिस तरह से लेबनान को, यमन को, और जिस तरह से फ़लस्तीन को इजराइल ने मारा है, अगर इस्लामिक देश एकजुट नहीं होते हैं, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाता है, तो ये हरकतें जारी रहेंगी। तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस तो किसी भी तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं, अव्वल। सेकेंडली,
पाकिस्तान की मिलिट्री जो कर रही है वो बैकडोर में कर रही है ना, वो सामने खुल के तो नहीं बता रही। अभी भी ये जो अमेरिका को मदद करेंगे, कर रहे हैं, अब शुरू कर देंगे बलूचिस्तान बॉर्डर पर, ये पब्लिकली थोड़ी बताएंगे। अमेरिका को इन्होंने एयर बेस दिए हुए थे, पब्लिकली थोड़ी बताया था। और इस बलूचिस्तान वाले मामले में इन्हें एयर बेस देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ये बातचीत हो रही है कि ईरान के अंदर जो अनरेस्ट है उसको बढ़ा दिया जाए। एग्जैक्टली उसको बढ़ा दिया जाए साउथ से, सॉरी ईस्ट, इस तरफ से पाकिस्तान वाले साइड से जो 990 किलोमीटर की सीमा लगती है। एग्जैक्टली वहां से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी जितना भी अटैक चल रहा है ईरान के ऊपर, इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, कितना फैलेगा मिडिल ईस्ट में, भी कुछ नहीं कह सकते। जो सारी चीजें चल रही हैं इस समय, राइट। इसमें बट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि ईरान के अंदर क्या होगा, वहां के लोग क्या रिजीम चेंज मांगेंगे। अगर थोड़े बहुत भी मांगे, इधर मांगे उधर मांगे, उन्हीं में मिलजुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे मोसाद के एजेंट्स, अमेरिका के एजेंट्स भी, अब डाउट मत कीजिए। और उनको असला चाहिए, ओके, वो भी पहुंचाया जाएगा। तो वो सारा पाकिस्तान के थ्रू, वो एक रूट पाकिस्तान ऑफर कर दिया। अब अमेरिका को लगा हाँ अच्छी ऑफर है भाई, अगर मैं को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं करूंगा, तो वो ऑफर इन्होंने कर दी। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि मुनीर एक स्ट्रॉन्ग लीडर निकला है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं। मुनीर ने क्या करा है, मुनीर ने अपनी मिलिट्री को तो कंट्रोल में करा है, इसके अलावा मुनीर ने अपने रिलीजियस क्रेडेंशियल्स बहुत बढ़ा लिए हैं। मुल्ला मुनीर, हाँ मुल्ला मुनीर, यू नो एग्जैक्टली जो आप कहते हैं, आप इसकी टू नेशन थ्योरी या जो भी सारी कही है, हाल में बहुत सारी बातें सामने आई थी। उन सब चीजों को देख करके अमेरिका की असेसमेंट ये है कि मुनीर अब एक तरह से जैसे कहो ना सिंगल विंडो क्लियरेंस है हमारे लिए। और अमेरिका और ट्रंप चाहते हैं, हमेशा खुश होते हैं कि इन्हें कोई वन पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जिससे ये डील करें और वो जो ये कहें कर दे। तो शहबाज शरीफ साइड में गए, मल्टी विंडो फॉर्मेट में नहीं जाना चाहते, सिंगल विंडो फॉर्मेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो इन्हें वो मुनीर दिख गया है। ओके लेकिन सर इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं देख पा रहा हूँ। आपने मतलब यूएस ने क्या किया, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खारिज कर दी, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप खारिज कर दी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को खारिज कर दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खारिज कर दिया। आपने बातचीत किससे की? आपने एक आर्मी चीफ से बातचीत की, एक फील्ड मार्शल से बातचीत की, फील्ड मार्शल कहता हूँ मैं उसको, फील्ड मार्शल ही कहता हूँ। तो आपने स्टैब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान को वहाँ की मिलिट्री चलाती है और पूरी दुनिया में मैसेज दे दिया है बिल्कुल कि पाकिस्तान एक मिलिट्री रूल्ड स्टेट है। अगर वहाँ कोई भी बात करनी है तो आसिम मुनीर से बात की जाए, वहाँ के जनरल से बात की जाए, आर्मी चीफ से बात की जाए। क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन ये क्लियर हो गया दुनिया को कि लंच, वो भी देखिए आर्मी चीफ किसी भी देश के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट लंच नहीं करते, मीटिंग ही नहीं करते। अगर मीटिंग होती तो आर्मी चीफ टू अमेरिकन आर्मी चीफ या अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। एक आध बार हुआ था, इजिप्ट का था सीसी, वो उसके साथ हुई थी। शहबाज शरीफ भी गए थे तो प्रेसिडेंट बनने के बाद गए थे। हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री जनरल्स, तो आर्मी चीफ से नहीं होता। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा, अनकॉमन हुआ है। तो ऑब्वियसली दुनिया को ये सिग्नल गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है, अगर उसको आपको डील करना है सिंगल पर्सन, या पावर किसके हाथ में है, वो क्लियर कट है कि मुनीर के हाथ में पावर है, तभी अमेरिका उससे इस तरह से डील कर रहा है। यानी कि मुनीर जो है पाकिस्तान में सबसे पावरफुल हो चुके हैं आज की तारीख में, और हो सकता है कि पाकिस्तान में भी कोई रिजीम चेंज हो जाए, तख्ता पलट हो जाए जब वो यूएस से वापस लौटें, क्योंकि पूरा कंट्रोल उन्हें अपने हाथ में चाहिए होगा। या सो कॉल्ड हो सकता है वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हो या फिर राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हो। नो डेफिनेटली यस, ये तो क्लियर हो गई, मुनीर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान टुडे। उनका राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से भी ऊपर। ओ एब्सोल्युटली, ये कॉम्बिनेशन है उसका। उसके पास मिलिट्री है, मिलिट्री का सपोर्ट है, जनरल है, फील्ड जनरल है, आईएसआई का सपोर्ट है, और इधर जो आप मुल्ला मुनीर कह रहे हैं वो मुल्ला कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर ली है इस्लामिक रेडिकल्स में, राइट। तो अब मैं तो कहूँगा उसे प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत है, यही काफी है जो उसे करना है करे। यस, तो हो सकता है सत्ता आई मीन कुछ चेंज होने का हो, बट पाकिस्तान के लिए वो सूट करता है। ठीक है, कहने को डेमोक्रेसी कहते रहते हैं दुनिया में कि भी हम डेमोक्रेसी हैं, बट असली पावर रियली अब दुनिया क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास है। लेकिन असीम मुनीर का जो सो कॉल्ड लंच है जिसकी बड़ी बातचीत हो रही पूरी दुनिया में, ये सीसीपी चाइना हजम कर लेगा इसके? ग्रेट क्वेश्चन। हाँ, नहीं, चाइना हजम करेगा, चाइना को थोड़ा हजम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक और गेम चल रही है। यस,
पाकिस्तान चाइना पे पूरा डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहता, वो भी खेल चल रहा है पाकिस्तान का थोड़ा सा, खासकर पाकिस्तान की मिलिट्री। देखिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ठीक है प्रो चाइना काफ़ी हैं, वो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं ना, ये पिछले 50-60 सालों में इन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग्स करी हैं, जितने भी हैं इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ नौकरियाँ करते हैं, इनकी वहाँ बंगलो हैं, फ्लैट हैं, विलाज हैं, गर्मियों में ये वहाँ जाते हैं। तो ये लोग अमेरिका और यूरोप से बड़े फेमिलियर हैं, इन्हें घुले मिले हुए हैं, तो इन्हें वहाँ भी अट्रैक्शन है, रूट्स हैं, बिल्कुल पैसा जमा किया हुआ है इन्होंने बैंकों में, दुबई में, स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में। तो इनको भी दिख रहा है चलिए अमेरिका से वापस थोड़ी दोस्ती अच्छी बनती, अच्छी बात है, हम दुनिया की मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और चाइना का प्रेशर हम पे शायद थोड़ा कम पड़ेगा, ये हम चाइना से कुछ बेहतर बार्गेन कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर पावर बैलेंस देखें इस रिजीम में, इंडिया को छोड़ देते हैं, इंडिया का इंटरेस्ट जहाँ तक इसमें इन्वेस्ट नज़र आता है या फिर दिखता है, वो मोस्टली पाकिस्तान को लेकर नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान का अमेरिका के करीब जाना और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की कोई डील होना वो भारत पसंद नहीं करेगा। और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी लगातार आ रही है वो भी भारत पसंद नहीं कर रहा है, और बहुत हद तक उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल से जो जवाब देने की कवायद है वो भी की जा रही होगी, जहाँ तक एक प्रोसेस होता है उसे ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा होगा। लेकिन इस पूरे एरिया में पावर बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान, भारत के पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें भारत की डिप्लोमेसी में बाकी जो ठीक है, हमें पसंद नहीं आ रहा, अमेरिका जो करना करे, हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में करता है, हम समझते हैं, राइट। पर हमारी रेड लाइन ये होगी कि अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स ना दे, ठीक है। यस, अपने जो स्पेशल एजेंट्स हैं, स्पाइज हैं, इस तरह के जो भी स्पेशल फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको भेजे पाकिस्तान के जरिए बलूचिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, वहाँ पे छुटमुट या जो भी इस तरह के वेपन्स होते हैं, लाइट वेपन्स जो कही है, राइट, राइफल्स हो गई, ग्रेनेड्स हो गई है, वो भी भिजवाइए अंदर ईरान के, बट अमेरिका पाकिस्तान को कोई वेपन ना दे, ये हमारा कंसर्न एग्जैक्ट होगा, और ये हम अमेरिका से आर्टिकुलेट क्लियरली कर चुके होंगे और करेंगे। इसके अलावा जो हो हमें खास फर्क नहीं पड़ता, पावर बैलेंस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर हम इजराइल ईरान जंग की भी बात करेंगे। नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आता है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है, उसमें कहते हैं कि अभी ईरान का नंबर है, अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा। और मेरा ये मानना है नेतन्याहू जो कहते हैं उसके पीछे सिर्फ नेतन्याहू नहीं कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी प्लानिंग और उनके अलाइज का इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूएस, और उनकी एक विदेश नीति को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो नेतन्याहू का कोई बयान बनता है। तो ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर के मायने क्या है? मेरे विचार से नेतन्याहू ने पॉलिटिकल रेटोरिक भी बहुत कहते हैं, नेतन्याहू कहने को ये कुछ भी कई बार कहते हैं पॉलिटिकली एटसेट्रा। मेरे विचार से इसमें कोई तथ्य, कोई फैक्ट नहीं होगा। ईरान के बाद पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान वैसे ही इस्लामिक कंट्रीज इसराइल को कंडेम करती हैं सारी, अभी सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, जबकि सऊदी और इसराइल की तो डील होने वाली थी और अमेरिका का अलाई है सऊदी, अरब एमिरेट्स भी कर रहा है, टर्की भी कंडेम कर रहा है इसराइल को, टर्की तो नेटो का मेंबर है, और पाकिस्तान भी कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने उल जुलूल बयान दे दिया कि हम न्यूक्लियर फेंक देंगे, राइट, बट पाकिस्तान पर अटैक करने का कोई रीजन नहीं बनता इसराइल का, तो वो मैं उसको उस कैटेगरी में डालूंगा कि हीट ऑफ मोमेंट। इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर उन्होंने कुछ फोकस में रखते हुए ऐसा कुछ कहा होगा कि जिस रास्ते पर पाकिस्तान है, उसी रास्ते पर ईरान है। हाँ, वो डेफिनेटली यस, वो हो सकता है कि इस्लामिक कट्टरवाद को लेके जिस रास्ते पे ईरान जा रहा है, तभी ईरान का ये हाल हो रहा है फिलहाल, राइट। तो पाकिस्तान भी अगर कट्टरवाद के रास्ते में जाएगा तो उसका भी ऐसा ही हाल होगा। यस, ये नेतन्याहू कह सकता है, मेरे विचार से कहा होगा, ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि क्योंकि खासकर क्योंकि पाकिस्तान ने कहा ना कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे इसराइल को, न्यूक कर देंगे और सारे इस्लामिक देशों को इकट्ठा होना चाहिए इसराइल के खिलाफ। यस, तो उसके रिस्पांस में यस, नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट डेफिनेटली हो सकती है, विचार हो सकता है कि पाकिस्तान खुद को अपने खतरा पहले झेल ले बाहर की बातें करने से पहले। आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ा जो दूसरा पहलू है, क्या ईरान का खात्मा होगा?
ईरान का खात्मा इन द सेंस कि ईरान के मौजूदा रिजीम का, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का, और क्या 1979 से पहले वाली स्थिति एक बार फिर से आएगी? देखिए 1979 से पहले वाली स्थिति तो एक तरह की विश है, होप है, ड्रीम है यूएस का और इजराइल का कि वैसे हो जाए ईरान। 79 से पहले जो शाह ऑफ ईरान था वो तो टोटली प्रो अमेरिका था, सारे वेपन्स अमेरिका से खरीदता था, देश पूरा वेस्टर्नाइज था, फैशन थे, वाइन थी, लिकर थी, डांसेस थी, हर कुछ था नॉर्मल जो तो है। वो सरकार ही 1953 में यूएस ने तख्ता पलट करके वहां डाली थी। एग्जैक्टली 53 से पहले जो रिजीम थी वो ईरान में इलेक्टेड रिजीम थी, मोसद्देक़ की हाँ, रिजीम थी जिसको इन्होंने ओवरथ्रो कराया था। पहली बार सीआई ने किसी देश में माना, ऐसा जाता है कि कू करवाया, उतरवाया उसे, क्योंकि उसकी भी रिजीम पलटवाई इन्होंने, क्योंकि उसने जो ब्रिटिश ऑयल के जो फील्ड्स थी उनको नेशनलाइज कर दिया। तो जब ऑयल इंडस्ट्री को झटका लगा तो उन्होंने, और वो जमाना था और अभी भी है कि ऑयल इंडस्ट्री जो है दुनिया की, अमेरिका की, ये वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स को बहुत शेप करती है। मिडिल ईस्ट में भी जो हो रहा है सारा आप देखिए, ऑयल बेस, आज भी ऑयल प्लस ऑफ कोर्स इजराइल। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें जो दो मेन मुद्दे हैं जिनके आसपास सारी इनकी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, ऑयल और इजराइल, ऑयल एंड इजराइल, क्योंकि इजराइल से लिंक्ड है पैलेस्टाइन का इशू और ऑयल से लिंक्ड है पैसे का इशू। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1953 में उस समय आपने कहा कि वो नेशनलाइज कर दिया गया ऑयल फील्ड्स को, उसके बाद अमेरिका को लगा कि ये मुद्दा जो है तेल वाला मामला हमारे हाथ से फिसल सकता है, फिर वहां पे सरकार आई, अमेरिकी समर्थित सरकार, शाह की सरकार। उसके बाद 1979 तक, 79 में फिर इस्लामिक क्रांति होती है और 8 साल से बाहर निर्वासित चल रहे खामनेई की वापसी होती है। तो दर्शक ये समझना चाहते हैं कि 79 से लेकर 2025 तक का इंतजार क्यों? अगर खामनेई से अमेरिका को इशू था तो पहले चेंज करा सकते थे, या फिर कू कराया था 53 में एक और कू करा लेते, या अब इतना आसान नहीं रह गया 79 के बाद? और अब बहाना चूंकि परमाणु बम का मिल गया है तो उस पर कोई कुछ कह नहीं रहा। यस, आई मीन लास्टली बहाना परमाणु बम का एक तो वो है। दूसरी बात, 79 में जो आयतुल्ला खोमेनी आए थे, फ्रांस में रह रहे थे, एग्जाइल में थे, वो रेवोल्यूशन हुआ सड़कों पे, इस्लामिक, खोमेनी आए, इस्लामिक रिजीम बना ईरान। 2 साल के अंदर इराक ने अटैक करा, जो 8 साल की जंग चली थी इराक और ईरान की। उस जंग में अमेरिका ने पूरा सद्दाम हुसैन को मदद करी थी, इराक को बिल्कुल मदद करी थी। तो कोशिश तो करी, पर वो जंग 8 साल चली और कोई नहीं हुआ, स्टेलमेट हुआ, सद्दाम की फोर्सेस वापस गई, ईरान में इस्लामिक रिजीम कायम रही। 89 में मेरे ख्याल से खोमेनी जो पहले आयतुल्ला था उसकी डेथ हुई। 89 में जो अभी वाला है ये बने आयतुल्ला खामेनी। 89 से अभी खोमेनी थे, ये खामेनी है। यस, वो खोमेनी थे, ये खामेनी है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से इनका उच्चारण करते हैं, कुछ खुमैनी कहते हैं, हाँ, कुछ खामनेई कहते हैं। तो खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी 1 थे वो, आयतुल्ला खोमेनी 1 था, 79 वाले, 79 वाले। ये जो है 89 में आए, ये खामेनी है, खामेनाई का ये खामेनी, वो खो थे, ये खा। अच्छा, ये बेसिक फर्क है। यस, तो ये इसके वो रीजन जाना। हाँ, तो 8 साल वो प्रयास करा, नहीं हुआ। उसके बाद 91 में क्या हुआ, सद्दाम हुसैन ने, आपको याद है, कुवैत पे अटैक कर दिया था उसकी ऑयल फील्ड्स कैप्चर करने के लिए। ओके, तो पूरे वेस्ट का अटेंशन अब कुवैत पे चला गया। अमेरिका ने और सऊदी ने यूएन की फोर्सेस मार्शल करवाई। 15 जनवरी आई थिंक 91 को वार्निंग दी इराक को कि आप वापस जाओ, नहीं गए तो हम अटैक करेंगे। इराक वापस नहीं गया, इन्होंने अटैक करा, जंग हुई। तो एक तरह से कहें अटेंशन डाइवर्ट हो गया। भाई मिडिल ईस्ट में ही अभी ईरान को प्रेस डाउन करना चाह रहे थे, इराक से ईरान की वॉर हुई, 8 साल कोई नतीजा नहीं निकला, इराक वापस गया, ठीक है। फिर वहाँ इराक ने कुवैत के खिलाफ कर दिया। अब उसमें मामला उल्टा पड़ गया। जो अभी तक अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट ईरान, अब उसे लगा कुवैत और सऊदी को खतरा लगा, तो इन्हें लगा कि भाई हमें बचना है, तो इसलिए अब इराक को वापस करो, कि सद्दाम हुसैन की एम्बिशंस बहुत बढ़ गई हैं। तो अटेंशन इनकी वहाँ डाइवर्ट हो गई। तो इस तरह से रहा। तो प्रयास रहे, नो डाउट, बट कोई बड़ा प्रयास नहीं रहा। बट ये दुश्मनी कायम रही, और ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ से बढ़ी। देखिए ईरान ने जो
कहा जाता है, नॉट कहा जाता है, असलियत भी हिजबुल्लाह जो लेबनान में था अच्छा खासा ग्रुप, उसको सपोर्ट किया, उसको वेपन्स दिए। इधर हमास को वो देता था ईरान सपोर्ट, इधर हुतीस को देता था, प्रॉक्सीज को। और वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि दुश्मनी। और फिर ईरान ने तो तब कह दिया था कि अमेरिका तो शैतान है, शैतान, हाँ शैतान है। तो ये स्टांस रहा है। ये तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की कहानी हुई जी। ईरान इजराइल की दुश्मनी कहानी क्या है? हमास की वजह से? नहीं, भाई बेसिक बात है कि इजराइल तो अमेरिका का 51st स्टेट आप कह लीजिए है। अमेरिका के 50 प्रोविंसेस हैं, 51वां प्रोविंस 51st इजराइली आप मान लीजिए। तो जो भी प्रेजेंस है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की, एक तो इजराइल द्वारा है। बट यस, इशू है पैलेस्टाइन की, गाजा नहीं, पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, जो पैलेस्टाइन की स्टेटहुड मांगते हैं पैलेस्टीनियंस। गाजा में यस एक इलाके में पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वेस्ट बैंक में अलग हैं, राइट। तो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को लेकर के बात है, जिसके चलते, और इजराइल को ईरान मानता है कि ये तो अमेरिका का छोटा शैतान है, वो बड़ा शैतान, ये छोटा शैतान। ये तो ये मेन रीजन ये है ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी को लेकर, पैलेस्टाइन और गाजा पट्टी। पैलेस्टाइन, हाँ गाजा पट्टी तो एक, अब गाजा पट्टी तो देखिए अभी 2-3 साल से मामला शुरू हुआ, जो वायलेंस हुआ, राइट, 3 साल पहले। पर उससे पहले भी जो पैलेस्टीनियंस हैं गाजा में रहते हैं, वेस्ट बैंक में रहते हैं। इससे ईरान का क्या लेना देना है? ईरान से तो बहुत दूर है, अगर हम बॉर्डर वाइज बात करें। यस, फलस्तीन एंड ईरान, यस दूर हैं। और एक चीज और है, वो सुन्नी है, ये शिया है, तब भी याद रखिए, राइट। तो ये तो फिर आपको बहाना चाहिए कि भाई आप इजराइल को ठोकना चाहते हो, तो भाई आपको एक बहाना मिल गया। जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान को हेल्प करेंगे, जबकि पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है और ईरान जो है वो शिया मुल्क है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी वही उम्मा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मुस्लिम ब्रदरहुड वाला, एक तो देखिए ओवरऑल तो मुस्लिम ब्रदरहुड अप्लाई होता है, वही कहने को सब मुस्लिम ब्रदरहुड है, ओके, मुस्लिम उम्मा है कह लीजिए, मुस्लिम ब्रदरहुड है सारा, राइट। बट विद इन दैट अलग अलग सेगमेंट्स हैं, शिया सुन्नी इत्यादि, राइट, इत्यादि क्या, शिया सुन्नी मेनली, राइट। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप किसकी है, ओके, अपनी चौधरीपन दिखाना थोड़ा। यहाँ सऊदी है, तभी ईरान और सऊदी का भी कॉन्फ्लिक्ट था, अभी भी शायद है। हालांकि चाइना ने इन दोनों के बीच में एक शांति वार्ता टाइप करा दी थी करीब साल भर पहले, बट इंटरेस्ट इन दोनों के अभी भी क्लैश करते हैं। तो इसका अंत कहाँ देखते हैं आप? इसका अंत अभी जो हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, देखिए वर्ल्ड वॉर, पूरी दुनिया तो वॉर में कभी जाएगी नहीं, ये थोड़ी होगा अफ्रीका में भी और लैटिन अमेरिका में भी जंगे हो रही नहीं, राइट। बट यस, एक बहुत बड़ी वॉर बिल्कुल आ रही है। अमेरिका का पूरा प्रयास है कि अमेरिका जो भी अभी कदम उठा रहा है उसका फॉल आउट ज्यादा ना हो, बस अमेरिका को वही खतरा है। बट ये वॉर जो भी कहीं फैल सकती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ईरान इराक की वॉर 8 साल चली थी, तो इस रीजन में पता नहीं कौन कहां से इन्वॉल्व हो जाए, अरब एमिरेट पे ईरान कुछ अटैक कर दे। ईरान तो ये भी कहता है ना, जो लोग अमेरिका को मदद कर रहे हैं वो मेरे दुश्मन है, बात भी सही है। सऊदी अरेबिया ने अगर अपने जमीन पर अमेरिकन बेस रखा हुआ है और वहां से अटैक हो रहा है ईरान पे, तो वो भी मेरे खिलाफ है। उनके ऑयल डिपो हैं, तो ईरान कुछ एक ऐसा करेगा फिर वापस होगा। तो ये इस पूरे ये प्ले फील्ड जो है ये बहुत खतरनाक बन गया है। और इसमें कुछ आप कह रहे हैं कि बड़ा कुछ दिख सकता है, कुछ बड़े युद्ध की संभावना नजर आती है। यस, बड़े युद्ध की इन द सेंस की फैला हुआ युद्ध, बड़ा फैला हुआ भारत को आप कहाँ देखते हैं सबके बीच में? देखिए, इस सारे में भारत की कुछ चिंताएं हैं। पहली चिंता तो सबसे पहले कि हमारे स्टूडेंट्स या वर्कर्स इन रीजन्स में जो रहते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी। जैसे अभी ईरान से हमारे स्टूडेंट्स और नेशनल्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है, राइट, इजराइल से किया जा रहा है, तो ये जितना फैलेगा हमारा सबसे पहला कंसर्न वो है। दूसरी हमारी चिंता ये है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ओके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, वहां से सऊदी का काफी तेल आता है, करीब 60-70%। तो तेल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो हमारी भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमत बढ़ी तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। और एक आंकलन है कि अगर तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो हमारी जीडीपी 0.5% घटेगी।
तो अभी तेल शायद 75 $1 का है और कहने को हो रहा है कि तेल 100-120 चला जाएगा। तो मानो अगर $20 तेल की कीमत बढ़ गई लंबे समय, तो हमारा करीब 1% जीडीपी कट जाएगा। वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा और नुकसान ये है कि हम ईरान के चाबार पोर्ट के द्वारा रशिया और सेंट्रल एशिया जाने का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, राइट। अगर क्या ये माहौल जो चल रहा है इसमें वो प्रोजेक्ट हमारा सारा डिलेड रहेगा। वो डिलेड रहेगा तो हमारा जो एक्सेस है, जो हम सेंट्रल एशिया को चाहते हैं, जो पाकिस्तान ने रोका हुआ है, क्योंकि नॉर्थ में तो पाकिस्तान ने हमें टोटल ब्लॉक किया हुआ है ना, वो हमारा एक्सेस ब्लॉक्ड रह जाएगा। फिर हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्लानिंग कर रहे हैं, जो भारत से जाएगा अरब एमिरेट समुद्री लिंक, वहां से रेल और रोड लिंक जाएगा इजराइल तक सऊदी जॉर्डन होते हुए, और इजराइल के हाइफा पोर्ट से वो जाएगा फिर समुद्री ग्रीस तक और फिर यूरोप में जाएगा। वो सारा का सारा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाएगा। और इधर जब इतनी उथल पुथल हुई तो चाइना को मौका मिलेगा कुछ अपने खेल खेलने का भी। तो ये मल्टीपल एंगल से हमारे लिए चिंता या चैलेंजेस का वक्त है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और उम्मीद तो यही करते हैं रॉबिन सर की जल्द से जल्द ये मसले जो हैं वो शांत हो जाएं और मिसाइलें गिरनी फटनी बंद हो जाएं, लोगों का जान जाना कम हो या रुक जाए। इसी उम्मीद के साथ इस खास पेशकश को हम यहीं रोकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलुओं पर आपने विस्तार से बातचीत की और दर्शकों को बहुत आसान भाषा में आपने समझाया कि आखिरकार इस पूरे रीजन में क्या चल रहा है। थैंक यू। तो ये थे विदेश मामलों के जानकार रॉबिन सचदेव सर, जिन्होंने बहुत अच्छे और आसान और सरल भाषा में समझाया कि अमेरिका का गेम क्या है, एशिया पैसिफिक में क्या चल रहा है, चीन क्या करना चाह रहा है और ईरान और इजराइल की जंग का क्या होगा। उम्मीद है हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।